हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और सीमेंट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में और एयर इंट्रेनिंग सीमेंट क्या होता है, उसको यूज कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पे ही आए हो, अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो मैंने जितने भी सारे पढ़ाए हुए हैं या इसके पहले जितने भी पढ़ाएंगे वो सारे जो है जूनियर इंजीनियर एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। जितने भी सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें सम्मिलित हैं और जितने भी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है उसमें ज्यादातर ही इसमें सम्मिलित है। 90 से 95% जो है आपको क्वेश्चन जो है आ जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको समझाया है कि आप जो है याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो याद करने में फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जहां पे इमेज की जरूरत है वहां पे मैंने इमेज को भी ऐड किया हुआ है, तो आप जो है इमेज को देख के भी क्या कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने अपनी तरीके से अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश की है। अब आपकी तरफ से जो है कितनी कोशिश होती है, आप कितना याद कर पाते हो, आप कितना पढ़ पाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको जो है एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। और जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है उसमें ज्यादा नए नए क्वेश्चन नहीं आते हैं। नए नए क्वेश्चन केवल एक पेपर होगा तो उसमें केवल 10% ही क्वेश्चन रहते हैं, नए नए 15% ही रहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, वही आते रहते हैं, वही घूम फिर के आते रहते हैं। तो जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको मैंने सम्मिलित कर दिया है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है शुरू से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वो सिस्टम सिस्टम कहें या जो भी जरूरत है, तो वो शुरू में थोड़ा सा जो है अभाव के कारण जो है उतना क्वालिटी अच्छा नहीं कर पाया था। अभी भी उतना अच्छा नहीं है फिर भी, लेकिन मैं अपने तरीके से जितना हो सकता है बन सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। अब आपको जो है उतना अपनी तरफ से जो है प्रयास करना है अपने लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोफोबिक होता है उसको बोलते हैं जल प्रतिरोधी, जल रोधी। ठीक है, जो वाटर का विरोध करें। और इसको दूसरा नाम है इसका वाटर रिपेलेंट सीमेंट। रिपेल का मतलब होता है कि प्रतिकर्षण करना। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब तो आप जानेंगे कि आप आपस में मतलब अपने करीब ना आने देना। तो वाटर रिपेलेंट सीमेंट जो है ये जल प्रतिरोधी सीमेंट है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, वो क्या है, सरफेक्टेंट। ठीक है, सरफेटेंट। ठीक है ना, यहाँ पे सी साइलेंट कर देंगे, SURFACTANT। तो सरफेटेंट क्या होता है कि सरफेटेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका जो है सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव, वो क्या होता है, कम होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, आप अगर जल की बूंदों को देखेंगे कि अगर बारिश हुई है या जाड़े के दिनों में जब शीत पड़ती है तो जो घास होती है, तो घास के जो टिप पे क्या रहता है, एकदम गोल बना रहता है। ठीक है ना, एकदम क्या रहता है, गोल आकार का होता है। तो वो जो है गोल आकार में है इस वजह से है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन है। ठीक है ना, अब जैसे कि आप पारे का एग्जाम्पल हम लें तो जो पारा आप देखेंगे मरकरी, तो मरकरी क्या होता है, उसको जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही एकदम गोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो एकदम से गोल हो जाता है। तो ये जो है इसकी जो नेचर होती है वो सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो जिसका सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा वो अपना सरफेस एरिया बिल्कुल छोटा करेगा। तो जो गोला होता है, स्फेयर जो गोला होता है, इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, एकदम मिनिमम सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो जिस अगर जो कोई भी मटेरियल है उसका सरफेस टेंशन अगर कम होगा, लो होगा, तो उसका जो है सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो वो जो है ज्यादा दूर में क्या होगा कि वो फैलेगा। तो देखिए, हम जो यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको घाव हो गया है तो वहां पे आप जो मलहम लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन जो है कम रखा जाता है। अब सरफेस टेंशन कम होने से क्या होगा कि वो जो है आसानी से जो है फैलेगा। ठीक है, तो जो भी घाव हुआ है उस पर जब पूरी तरीके से फैल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको सही कर देगा। आप जो क्रीम लगाते हैं, गालों पे लगाते हैं, जो भी क्रीम आप लगाते हो, तो
उसका जो है सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने के कारण जो है वो त्वचा पे पूरी अच्छी तरीके से क्या होता है, फैल जाता है। तो फैल जाता है तो आपका जो है चेहरा खिलने लगता है। अब जैसे आप खाना खाते हो तो उस टाइम जो है गरम गरम कोई अगर चीज खाते हो तो उसका जो है सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है ना। कोई भी गर्म चीज होती है तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है। तो सरफेस टेंशन कम होने के कारण जो है आपकी जो जीभ है उस पर पूरी तरीके से फैल जाता है और आपको जो है स्वाद आता है। आपका जो जीभ है उसमें जो है दाने दाने से जो निकले हुए हैं तो वो क्या करते हैं, वो टेस्ट के लिए है, ठीक है, वो टेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जब पूरी तरीके से फैलेगा तो आपको जो है टेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा। तो मेरा यहाँ पे सरफेस टेंशन समझाने का मतलब ही यही है कि जितना सरफेस टेंशन कम होगा वो जो है फैलेगा बहुत ज्यादा, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वो कम फैलेगा, ठीक है ना। तो सर्फेटेंट ऐसा ही मटेरियल होता है जिसका सरफेस टेंशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है और वो अच्छे तरीके से फैल जाता है। अगर हम जब कपड़ा धोते हैं, अपना कपड़ा धोते हैं, चाहे कोई भी साबुन यूज कर लें, सर्फ यूज कर लें, तो उसमें जो हम सर्फ मिलाते हैं तो वो क्या होता है कि वो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देता है, ठीक है ना। अब सरफेस टेंशन कैसे कम हो जाता है, क्या होता है, इस चीज को हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अभी बस समझिए कि सरफेस टेंशन कम होगा तो वो फैलेगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो वो अच्छी तरीके से नहीं फैलेगा। तो सरफेटेंट क्या होता है, इस चीज को मैंने बता दिया कि एक ऐसा ही मटेरियल होता है जिसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। अब देखिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0.1 से 0.5% तक जो है सर्फेटेंट के रूप में सर्फेटेंट को मिलाते हैं, ठीक है ना। कितना मिलाते हैं, 0.1 से 0.5% मिलाते हैं सर्फेटेंट। तो इसमें जो है ये बात याद रखने वाली है कि सर्फेटेंट 0.1 से 0.5% मिलाते हैं और सर्फेटेंट के रूप में जो है स्टेरिक एसिड को मिलाते हैं, फिर से बोरिक एसिड मिलाते हैं, यहाँ पे और है। तो स्टेरिक एसिड को यूज करेंगे या तो बोरिक एसिड को यूज करेंगे या और ओलिक एसिड को यूज करेंगे, ठीक है। ओ देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ, OLEIC, ओलिक एसिड। तो इसको मिलाते हैं और ये जो है स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड और ओलिक एसिड, इनका सरफेस टेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है। अब मिलाने से क्या होता है कि सीमेंट के जो है चारों ओर जो है मोनो मिनरल लेयर बना लेते हैं। तो सरफेस टेंशन कम होगा तो सीमेंट के, आप जानते हो कि कण कितने छोटे छोटे होते हैं, तो उनके चारों ओर जो है मोनो मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, यहाँ पे मोनो मॉलिक्यूलर लेयर, यानी कि सीमेंट के जो एक एक अणु है उनके ऊपर जो है लेयर बन जाती है। आप सोचो कितना सरफेस टेंशन कम होगा कि पूरा जो इतना छोटा पार्टिकल है उसके ऊपर जो है पूरा एक लेयर बन जाता है। तो उसके ऊपर जो है लेयर बन जाती है जिससे सीमेंट के कण जो है वातावरण में उपस्थित नमी से क्या है कि संपर्क टूट जाता है। तो उसके, अब मान लीजिए कोई भी चीज है तो उसके ऊपर आप एक लेयर चढ़ा दोगे तो वो क्या होगा कि उसका जो एटमॉस्फेयर के साथ जो संपर्क था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो तो उस लेयर में क्या हो गया, कवर हो गया। तो जब हवा में नमी होती है या बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो मौसम होता है, वातावरण में जो हवा होती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमी होती है और जो सीमेंट होता है वो उस नमी से क्या करके रिएक्शन करके और बोड़े में ही, कट्टे में ही क्या होता है, जम जाता है। तो जहाँ पे नमी ज्यादा हो तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट को या वाटर रिपेलेंट सीमेंट को जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसका यूज जो है हम लोग बेसमेंट में कर सकते हैं वाटर टाइट स्ट्रक्चर बनाने में, मतलब कि जो वाटर प्रतिरोधी स्ट्रक्चर बनाने में, जिसका जो है जिस स्ट्रक्चर पे वाटर का प्रभाव न पड़े। और जहां पे सीमेंट जो है यूज करने से पहले सेट होने की संभावना हो, मान लीजिए कि कहीं ऐसी जगह पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि अगर हम वहां पे सीमेंट रखे हो तो वहां पे नमी ज्यादा हो और सीमेंट क्या हो, जम जाए, ठीक है। वहां पे जो है सीमेंट को प्रॉपर तरीके से जो है पैक करके रखने की व्यवस्था ही ना हो तो सीमेंट वहां क्या होगी, जम जाएगी। तो वहां पे जो है हाइड्रोफोबिक सीमेंट को जो है हम
यूज करते हैं। ये कुछ नहीं होता है, बस इसमें ये सरफेक्टेंट मिला देते हैं, सीमेंट के कड़ों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, बस काम खत्म हो गया। अब वो वातावरण की नमी से जो है बची रहेगी। तो यही होता है वाटर रिपेलेंट सीमेंट या हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो ये जो है ओलिक एसिड वाला जो है एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि सरफेक्टेंट के रूप में क्या मिलाते हैं, तो ओलिक एसिड मिलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड और ओलिक एसिड, इसका यूज कहाँ करते हैं ये तो आपको पता ही चल गया, जहाँ पे नमी ज्यादा होगी और इसमें सरफेक्टेंट जो है 0.1 से 0.5% मिलाते हैं। अब हम देखते हैं एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। ठीक है, एयर इंट्रेनिंग का मतलब है कि जिस सीमेंट में हवा उपस्थित हो वो क्या होगी, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट होगी। तो इसमें क्या करते हैं कि एयर इंट्रेनिंग के रूप में जो है विंसॉल रेजिन को मिलाते हैं, विंसॉल रेजिन को मिलाते हैं, सोप को मिलाते हैं, सोप मतलब होता है साबुन, और वेजिटेबल ऑयल को मिलाते हैं। वेजिटेबल मतलब होता है सब्जियां, कहो सब्जियां जानते हैं हम लोग, लेकिन वेजिटेबल मतलब जो वनस्पति होती हैं, जो जंगली वनस्पतियां होती हैं, उनका जो ऑयल होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है विंसॉल रेजिन, सोप और वेजिटेबल ऑयल को हम यूज करते हैं। तो इसको जब मिलाते हैं तो बन जाती है, देखिए क्या होता है, इसको मिलाते हैं जिससे कंक्रीट बनाते समय जो है इसमें छोटे छोटे एयर बबल जो है बन जाते हैं। तो विंसॉल रेजिन, सोप और वेजिटेबल ऑयल को मिलाने से सीमेंट में जब हम उसका कंक्रीट बनाएंगे, कंक्रीट मतलब कि वाटर, सीमेंट, सैंड और गिट्टी, बैलेस्ट को जब मिला करके मिक्स करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट। तो उस समय बनाते समय क्या होगा कि जो कंक्रीट होगा उसी में छोटे छोटे एयर बबल बन जाएंगे। ठीक है ना, और वो एयर बबल जो है, एयर बबल यानी कि हवा के जो बुलबुले होंगे वो 0.5 mm से लेके 0.25 mm तक होंगे। उनका साइज जो है 1 mm का आधा। ठीक है ना, 0.5 mm से 0.25 mm तक होंगे। और इनकी जो एयर बबल के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी, 0.003 mm के बीच में, एयर बबल के बीच में स्पेसिंग होगी। ठीक है ना, तो जब हम कंक्रीट बनाएंगे उसी समय ये बन जाएंगे। अब देखिए ये बन जाएंगे तो इनसे होगा क्या कि जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, फ्रस्ट रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। इनके बनने से, एयर बबल के बनने से क्या होगा, फ्रस्ट रेजिस्टेंस को है बढ़ा देंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो फ्रस्ट रेजिस्टेंस होता है, फ्रस्ट का मतलब होता है तुषार, तुषार बोले या तुषार बोले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंक्रीट होती है उसके सरफेस पे या उसके अंदर जो वाटर होती है वो बर्फ के रूप में जम जाती है। ठीक है ना, फ्रस्ट का मतलब यही होता है कि वो बर्फ के रूप में चेंज हो जाएंगे। अब एक चीज आप सोचो कि जब हम जाड़े के दिनों में, अभी जाड़े का मौसम ही चल रहा है, हल्का हल्का खत्म होने वाला है, तो क्या होता है कि हम लोग रजाई ओढ़ते हैं। ठीक है ना, कंबल ओढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, मोटा होता है। और मोटा होने से क्या होता है, देखिए जब हम कंबल को ओढ़ते हैं, कंबल हम लोग ओढ़ते हैं तो ये मोटे साइज का होता है और इसमें जो है हवा भरी होती है। ठीक है ना, जो इसमें रुई कॉटन इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बीच में इतना स्पेस होता है कि उसमें जो है हवा जो है भरी हुई होती है। तो हम लोग नीचे सो जाते हैं। ठीक है, हम लोग जो है नीचे सो जाते हैं और ऊपर जो है ठंडी आती रहती है। तो हम लोगों का जो है टेम्परेचर नीचे से गर्म होता है। हम लोग का शरीर जो है हमेशा जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसा कुछ जो है, इतना टेम्परेचर जो है हमेशा उत्पन्न करता रहता है। तो इतना टेम्परेचर जो है धीरे धीरे क्या होता है कि रजाई के अंदर इकट्ठा हो जाती है, तो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर जो है ठंडा ही रहता है। तो ये जो है एक जो है बैरियर का काम करती है। जो इसमें हवा है, फंसी हुई हवा है, वो एक बैरियर का काम कर रही है और ऊष्मा के आदान प्रदान को रोक रही है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इसमें जो छोटे छोटे बबल जो जनरेट हो जाएंगे, मान के चलिए ऐसे ही, तो अब ये इसमें छोटे छोटे जो बबल जनरेट हो गए। ठीक है, और ये नीचे सारा स्ट्रक्चर है ये कुछ, और ऊपर जो है हवा है। तो अब जो हमने कई बार पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जो सीमेंट होता है उसके जो कंपाउंड होते हैं,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ऊष्मा जनरेट होती है, ठीक है ना। तो जो ऊष्मा जनरेट होगी तो वो अंदर ही रहेगी और इसमें हवा के बुलबुले हैं तो बाहर का जो ठंडा है वो अंदर नहीं आ पाएगा और अंदर जो है कंक्रीट क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो इन बुलबुलों के कारण जो है बाहरी एटमॉस्फेयर से जो है संपर्क टूट जाता है, जिस कारण से फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। अब ये जो बुलबुले हैं ये एक कंक्रीट के लिए रजाई की तरह काम करेंगे और वो ठंडी को अंदर आने नहीं देंगे, जिससे क्या होगा कि बर्फ जमने नहीं पाएगी। तो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। वर्केबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है और वाटर सीमेंट रेशियो जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो देखिए वर्केबिलिटी बढ़ जाने का मतलब है कि आप उस कंक्रीट को जो है कितनी आसानी से जो है कहीं पे डाल रहे हो और वो चली जा रही है। जैसे कि आपने गोली खेला होगा, कंचे गोल गोल होते हैं और वो जो है फिसलते हैं, ठीक है ना। वो जो है आप उसको फेंकोगे तो वो जो है डगरते चले जाते हैं। तो इसमें जो हवा बन गई है, हवा के जो बुलबुले बन गए हैं, एयर बबल बन गए हैं, वो कंक्रीट में जो है एक उसी तरह से गोली का काम करेंगे, ठीक है ना। वो एक फिसलने का काम करेंगे। अब जानते हो कि कोई भी चीज गोल रहेगी तो उस पर जो है कोई भी चीज आसानी से फिसल सकती है, तो वो कंक्रीट में ही है, बबल जनरेट हो गए हैं। अगर आप सोचो कि हम लोग इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें जो है इतना सारा रेनफोर्समेंट देते हैं और वो कई बार तो इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि वहां पे जो है कॉम्पैक्शन करना भी मतलब कंक्रीट पहुंची ये भी मुश्किल हो जाता है कि कैसे कंक्रीट पहुंचे। तो ऐसी जगहों पे जो है हम लोग इसका यूज करेंगे तो ये जो एयर बबल है तो वो एक फिसलने का काम करेंगे, ठीक है ना। गोल है और वो जो है कंक्रीट उस पर आसानी से स्लाइड करेगी, फिसलेगी। तो जितना ही कंजेस्टेड जगह होगा तो वहां पे जब हम कंक्रीट को डालेंगे तो वो अपने आप ही क्या होगी कि अंदर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंक्रीट को हम यूज करेंगे तो उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से लुब्रिकेंट का कार्य करेगा। लुब्रिकेंट होता है वो जो फिसलने घर्षण को कम कर देता है। तो एयर बबल के होने से जो है कंक्रीट के बीच में जो है फ्रिक्शन कम हो जाएगा। विस्कोसिटी नहीं क्या है, फ्रिक्शन कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो क्या होगा कि वो कितना हो कंजेस्टेड जगह रहेगा तो वहां पे आसानी से पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वर्केबिलिटी बढ़ने का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि आसानी से पहुंच जाए। वो वर्केबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं सुकार्यता, यानी कि वो हमारे कार्य लायक हो। और वाटर सीमेंट रेशियो जो है कम कर सकते हैं। तो वाटर सीमेंट देखिए, वाटर सीमेंट का रेशियो का ही मतलब होता है, इसको WC बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे। तो वाटर सीमेंट रेशियो कम कर सकते हैं। देखिए हम जब कंक्रीट में वाटर बढ़ाते हैं तो वाटर जो है लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, लुब्रिकेंट नहीं जानते होंगे तो आप लोग जानते हैं कि तेल, ऑयल को जानते हैं। आप किसी भी चीज कोई भी कार्य कर रहे होते हैं या घरों पे या किसी चीज को काटने में या कोई मशीन है वहां पे चलाने में, तो वहां पे मोबिल डालते हो आप, चाहे ऑयल डालते हो, या आप साइकिल की जो चेन में जो ऑयल डालते हो, तो उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है कि वो फास्ट चलने लगता है। तो ठीक ऐसे ही जो वाटर होता है, वाटर को कंक्रीट में मिलाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा और उसको आसानी से हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो एयर बबल तो खुद एक बॉल की तरह बन गया है। तो बॉल की तरह बनने से क्या होगा कि हम लोग वाटर जो है वाटर की मात्रा को कम भी कर देंगे तो भी जो है वो आसानी से मिक्स कर लेंगे, आसानी से जो है किसी भी तरह से कहीं पे भी उसको हम यूज कर लेंगे। तो एयर बबल बनने से क्या होगा कि फ्रिक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो वाटर जितना मात्रा में यूज कर रहे थे उसको हम लोग कम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। तो
इसके ये फायदे होते हैं। तो एयर इंट्रेनिंग सीमेंट जो है वहां पे ही यूज करेंगे जहाँ पे जो है वर्कबिलिटी को हमको बढ़ाना हो। इसमें कुछ नहीं होता, बस ये विंसोल रेजिन, सोप और वेजिटेबल ऑयल के मिलाने से एयर बबल बन जाएंगे और वो जो है लुब्रिकेंट की तरह कार्य करेंगे और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए बस यही चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसका यूज जो है हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पे कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कंजेस्टेड हो कंक्रीट को डालना, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं या करते हैं। तो ये जो है एग्जाम में पूछा गया है कि एयर इंटरनिंग सीमेंट का यूज जो है हम किसके स्थान पे कर सकते हैं, तो ओपीसी के स्थान पे कर सकते हैं। और इसमें जो है पूछा जाने वाला ये चीज है कि एयर बबल की साइज कितनी होती है और उसके बीच में स्पेसिंग कितनी होती है और एयर इंटरनिंग सीमेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं। तो ये चीज जो है 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मुझे आशा है मैंने जितना भी कुछ बताया आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे लगेगा कि नहीं कोई देख रहा है, तो मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ और वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें, मेरा यही मोटिव है। थैंक यू, धन्यवाद।